हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अपना सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। ठीक है, तो अभी ये जो चैप्टर चल रहा है ये संघवाद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड का कहीं भी मेंशन हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके पहले यानी कि इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने कल इसको देखा था एंड मैं आपको इसको लिखवाई भी थी। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसे अपने नोट में नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था आपकी, ये किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में रखी गई हैं 3 सूचियाँ। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इनमें जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का हक, सबसे बड़ी बात कि संघ सूची में केंद्र सरकार को, राज्य सूची में जो होता है वो राज्य सरकार को होता है। एंड जो समवर्ती सूची होती है इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन जब विवाद की स्थिति कभी आती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही मान्य होता है। ठीक है, इतनी बातें हमने देखी थी। उसके बाद कि इनमें विषय कौन कौन से शामिल हैं, तो हालांकि आप देखेंगे तो किसी में 67 विषय शामिल हैं, किसी में 100 विषय शामिल हैं। तो यहाँ से हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो उनके बारे में इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं। जैसे संघ सूची की बात करें तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते इसे। इसमें क्या है? प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी परमाणविक ऊर्जा, और विदेश यानी कि युद्ध और शांति, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, ये सारे जो विषय हैं वो किसके तहत आते हैं? संघ सूची में आते हैं। ठीक है, यानी इन विषयों पर कानून बनाने का हक यदि किसी के पास है तो वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। देन आते हैं अपनी राज्य सूची में, और यहाँ पे देखें तो आपका एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस सेक्टर हो गया, जेल खाना हो गया, स्थानीय शासन हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब और वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें कानून बनाने का हक ओनली राज्य, मतलब जितने भी आपके स्टेट हैं उनको होता है। ठीक है, उसके बाद आता है समवर्ती सूची। यहाँ पे एजुकेशन, और यहाँ पे मैंने एजुकेशन के बारे में आपको बताया था कि पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद इसे समवर्ती सूची में रखा गया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो जो आपका शिक्षा हो गया, कृषि, भूमि के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया, क्योंकि कृषि और भूमि तो राज्य सूची में आ चुके हैं, तो कृषि और भूमि के अतिरिक्त और भी आपके पास जो संपत्ति होती है उसका हस्तांतरण, ये इसमें कानून नियम बनाने हैं वो किसके पास होंगे? दोनों के पास ही होंगे, सेंटर एंड स्टेट के पास। अब आता है वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, इनमें कानून बनाना होगा। तो ये कहाँ पे आएंगे? आपके समवर्ती सूची में आएंगे, यानी कि दोनों को पावर होगी। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से रट भी लिए होंगे और लिख के अपने सामने इसे चिपका भी लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अवशिष्ट शक्तियाँ था और इसमें था कि मतलब जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, अलग से इनमें होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनमें कानून बना सकती है, जैसे कि इसमें था साइबर कानून के बारे में। अब इसमें हम बात करेंगे अपना सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। ठीक है, तो इसके बारे में यदि देखें क्या होता है कि अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई, और भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए, यानी कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने वाले थे वो क्या मतलब सोचते थे, उनके विचार क्या थे कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए, यानी कि सारे राज्य आपस में मिले हुए। आपको पता है कि पहले हमारा पूरा देश जो था छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था, यहाँ राजा महाराजाओं का शासन चलता था। ठीक है, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फिर वो होता है, मतलब एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है सबको इकट्ठा करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 500 प्लस रियासतें थी, तो उनको इकट्ठा करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। और 3 रियासतें फिर भी इकट्ठा नहीं हो पाई थी, जिनमें से 2 तो हो गई, लेकिन एक जम्मू कश्मीर का मुद्दा विवाद का कारण बना और आज तक था, यानी कि यहाँ पे जब तक आर्टिकल 370 था तब तक विवाद बिल्कुल होता रहता था, लेकिन अब फिलहाल उसे हटा दिया गया है। लेकिन अब जिसकी विवाद करने का पेशा ही पड़ गया वो तो करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसमें क्या हुआ था कि संविधान निर्माताओं की मान्यता एक संघीय संविधान की थी जो इन विविधताओं को समेट सके।
पर क्या हुआ कि वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे। यानी कि उनका क्या था कि केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना, वो एक पावरफुल वाली हो और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय क्या हुआ कि केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतों, मतलब जो भी आपकी देसी रियासतें थी वो थी, और जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। यानी कि 500 प्लस, ये देखिए कि हम अभी जो 28 राज्य की बात कर रहे हैं, 500 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, उनका अपना अपना एरिया था, अपना अपना वहाँ पे उनकी सत्ता चलती थी, कोई किसी का वहाँ पे मालिक नहीं होता था। जैसे अभी सेंटर गवर्नमेंट की बात करते, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते, एक बहुत ही अच्छा पूरे तरीके से शेड्यूल बनाया गया है, लेकिन पहले पूरा बिखरा हुआ था। ठीक है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या चाह रहे थे कि जितना भी हमारा भारत है वो कहीं ना कहीं एक हो, एक साथ मिलके सारे काम करें, और इन्हें एक मिलाना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का पावरफुल होना जरूरी था, तभी ये एक में आ सकते थे। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखें कि देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे, और ऐसा करने में क्या होगा कि उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी, ये तो कॉमन समस्याएं थी कि गरीबी हो गई, और जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, और आर्थिक असमानता तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो कुछ समस्याएं थी, यहाँ पे क्या हुआ कि जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत ही ज़रूरी हो गया था, और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। और यहाँ पे देखिए यदि हम कि उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, यानी कि कुछ केंद्रीय यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, पॉइंट्स में है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इनमें पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। यानी कि कोई भी स्टेट है, आपका स्टेट, हमारा स्टेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके स्टेट हैं, उन स्टेटों में क्या हुआ कि उसकी भौगोलिक सीमा जितनी भी है और यहाँ पे स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होना चाहिए, पार्लियामेंट का इसमें नियंत्रण होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट उठा के पूछ लिए जाते हैं कि जो राज्य है वो किसके नियंत्रण में, यानी कि उसकी भौगोलिक सीमाएं जो है वो किसके नियंत्रण में आती हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि आर्टिकल हमारा 3 के अनुसार जो बात कही गई है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो आपको आर्टिकल में पहले भी बता चुकी हूँ, पूरे करा चुकी हूँ। यहाँ पे क्या बताया गया था, आप उसे आज रिवाइज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, पूरे ना हो सके तो आधे ही। इसमें आर्टिकल जो 3 है, इसमें क्या बताया गया था, भाग 1 के अंतर्गत ही ये आता है। यहाँ पे बताया गया कि कोई भी जो यानी कि किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, जो भी उसकी भौगोलिक सीमा है, अलग करके क्या कर सकती है, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ठीक है, तो एक ही स्टेट था वो, उसकी सीमाएं अलग करके नया एक स्टेट बनाया जाता है, ये संसद के पास अधिकार होता है। देन उसके बाद यदि वो चाहे तो क्या कर सकती है, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है। ठीक है, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये किसके पास पावर होती है, आपके संसद के पास होती है। और ये किस में बात कही गई है, हमारे आर्टिकल 3 में बात कही गई है कि इसके तहत ये मतलब उनकी सीमाओं में फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वे किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विधानमंडल होते हैं कि यहाँ पे दुरुपयोग ना हो पाए, कि यदि एमपी को अलग करना है, एमपी और छत्तीसगढ़ को दोनों को अलग करना है, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ वालों की भी राय ली जाएगी कि क्या ये सच में चाहते हैं। ऐसा ना हो कि संसद अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जब मन करे, जिस स्टेट को मन करे उसी स्टेट को वो अलग करे या मर्ज करे, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल 3,
जो कि क्या कहता है कि संसद के पास ये पावर होती है किसी राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में वो परिवर्तन कर सकता है, उसे मर्ज कर सकता है, या तो उसे दूसरे मतलब अलग कर सकता है, या उसके नाम में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, पहले हमने देखा कर्नाटक को मैसूर कहते थे, अब कर्नाटका कहते हैं, महाराष्ट्र, जो भी है, तो बहुत सारे नाम में परिवर्तन हुआ है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान भी हैं। तो केंद्र को शक्तिशाली यानी कि अभी हम कहते हैं ना कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसमें मतलब पावरफुल कैसे? सिर्फ इतना कह देने से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है काम नहीं बनेगा। इसे हमें पूरा प्रामाणिकता के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, इस तरीके से ये पावरफुल है, ये पावर इसके पास ज़्यादा है। एक तो हमने देख लिया कि राज्यों की सीमा परिवर्तन में, उसके नाम में, और ये आर्टिकल बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। आर्टिकल 3 है, इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, भाग पहले में इसका मेंशन किया गया है। दूसरा इसमें पॉइंट जो कहता है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ जो आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था यानी कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं और संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपातकाल की स्थितियाँ आती हैं, ठीक है, किसी भी राष्ट्र में, या किसी भी राष्ट्र नहीं कह सकते हैं, मतलब किसी भी राज्य में यदि आपातकाल लगाया जाता है, पूरे राष्ट्र में लगा दिया गया तो वो अलग बात है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर राज्य में यदि आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल लगाने की पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, यदि जब आपातकाल लगाया जा रहा किसी भी, तो वहाँ पे फिर राज्यपाल का नहीं चलता शासन, राष्ट्रपति शासन फिर चलता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि संसद के पास फिर ये पावर आ जाती है कि वो जो वहाँ पे दिए गए थे जितने भी विषय हमने पढ़ा कि राज्य सूची के विषय हैं, तो यदि ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे कि कानून बनाना इस विषय में अभी ज़रूरी है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आपातकाल की स्थितियां चल रही हैं और वहाँ पे ऐसा है कि कानून बनाना भी अभी के अभी ज़रूरी है किसी विषय पे, तो फिर ये केंद्र सरकार के पास इतना अधिकार आ जाता है कि उस विषय पर वो कानून बना सकती है बहुत ही आसानी से, जबकि वो किसका था? राज्य सरकार का विषय था। ठीक है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आ रहा था, लेकिन फिर भी आपातकाल की स्थिति में वो वहाँ पे कानून बना सकती है। बिल्कुल एक एक फैक्ट आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। तीसरा यहाँ पे आता है कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार की अत्यधिक प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार क्या होता है कि केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आय के अनेक साधन है। हमने कल भी बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है लेकिन आय के साधन कम है, और यहाँ पे आज ये बताया जा रहा है कि केंद्र के पास आय के साधन कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। ये किस पे राज्य आश्रित होते हैं? वित्तीय सहायता के लिए केंद्रों पर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में अपनाया गया, और नियोजन के कारण क्या हुआ कि आर्थिक फैसले लेने की ताकत जो थी वो केंद्र सरकार के हाथ से मतलब इसमें बात करें तो थोड़ा सिमटती गई, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग जो आपका है राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। इसके अलावा हालांकि योजना आयोग अब रह नहीं गया, ठीक है, अब नीति आयोग हो गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब की एनसीईआरटी है तब तो योजना आयोग था, अभी योजना आयोग चेंज हुआ है। तो इसमें से क्या हुआ है कि यहाँ पे योजना आयोग, तो अब नीति आयोग आपका लीजिएगा कि राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है, और इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों पर क्या होता है कि आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है, और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के क्या किया है कि प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। विरोधी दल वाले राज्य यानी कि जैसे मान लीजिए राजस्थान में अभी आपकी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है?
कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जितने भी स्टेट हैं कि पूरे यहाँ आप देखें कि मतलब भारत सरकार में जो भी अभी जिसकी सरकार चल रही प्रेजेंट टाइम में वो बीजेपी की चल रही है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि उनके विरोधी दल के नेता वहाँ की कमान संभाल रहे हैं, चाहे वो फिर राजस्थान हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो। ऐसे कई सारे स्टेट हैं जहाँ की मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है। अब उनमें क्या होगा कि कहीं न कहीं इनमें वो अपना राजनीतिक फंडा तो अपनाते ही हैं, तो उनमें कटौती करते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से ना देना या जो भी जीएसटी आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं शेयर करते हैं, तो इसमें से कहीं न कहीं थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती है कि वहाँ पे वो भेदभाव का रवैया कहीं न कहीं अपनाते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें कि जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है, यहाँ पे विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सके। और इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर क्या करे कि जो आपका वीटो पावर होता है उसका यूज कर सके और पूरी तरीके से वो उसे नकार भी सके। तो यहाँ पे जब राज्यपाल क्या करता है कि विधानमंडल के द्वारा कोई भी मान लीजिए लॉ लाएगा, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, दोनों से ही पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति के यदि सिग्नेचर नहीं होते हैं तो वो बिल खारिज किए माना जाता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं होती कि उसमें सिग्नेचर ना करे वो, तो वहाँ पे उन्हें करना ही पड़ता है सिग्नेचर। बट इसमें से इसी तरीके से राज्यपाल के पास भी पावर होता है कि जो भी विधानमंडल हो चाहे विधान परिषद हो, जो भी नियम कानून वहाँ पे आ रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, तो जब विधानसभा से पास हो जाता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर कराने जरूरी है। और यदि राज्यपाल चाहें तो उसे मतलब राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ मतलब सही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास वो भेजेंगे। और आपको पता है कि राष्ट्रपति इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मंत्रिपरिषद जो कहती है उसी अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कहीं ना कहीं वीटो पावर इस्तेमाल करने का हक मिल जाता है। तो जब बात राष्ट्रपति की आ रही तो सीधे आपका ये आना चाहिए ना कि मंत्रिपरिषद तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वहाँ पे क्या होगा कि उन्हें पूरा ये हक मिल जाता है कि वो उसे नकार भी सके। तो जहाँ भी विपक्षी दल की उनकी पार्टियां होंगी वहाँ पे भी तो वो और अच्छे तरीके से अपना फंडा अपनाते हैं, वीटो पावर जो भी मिला हुआ उसे इस्तेमाल कर ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, राज्यसभा में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये फिर बात दोहराई जा रही है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, अभी हमने देखा ना कि आपातकाल की स्थिति में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है स्टेट के विषयों पर भी। तो जब वो कानून बनाएगी तो सबसे बड़ी बात कि उसे राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के वो नहीं बना सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किससे अनुमति लेनी पड़ेगी उन्हें, राज्यसभा से। कोई भी कानून राज्य के विषय में बनाना है सेंटर को तो वो राज्यसभा से पहले अनुमति जरूर लेगी। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको लेना ही पड़ेगा, ना भी चाहो आप फिर भी आपको राज्यसभा से अनुमति लिए बिना आप कानून नहीं बना सकते हो। और संविधान में क्या हुआ कि साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर से कहा गया है कि केंद्र की शक्ति राज्य से ज़्यादा होगी। एंड आप समझ भी चुके हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे ये ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ यदि उसे लग रहा है कि यहाँ पे हमें राय देनी चाहिए तो दे सकती है। ये जो आपका आर्टिकल है
257 इसमें क्या बात की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 257 है इसे आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी आर्टिकल हमारे एनसीईआरटी में आते जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे नोट करते जाइए और पूरा एक्सप्लेन सहित नोट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 2 शब्द नोट करनी है, ये पूरा ही आपका इतना स्टेटमेंट नोट ही करना है क्योंकि ये जो जितनी भी बातें लिखी गई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इसमें क्या हुआ कि आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। ठीक है, जो प्रशासन की व्यवस्था नौकरशाही वाली व्यवस्था है इकहरी है और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है, यानी जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ये पूरे देश के लिए है। ठीक है, ये किसी एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हैं, बट जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आपके मतलब सेंटर लेवल की होती हैं। ठीक है, कि हम पूरे मतलब आप राजस्थान से हैं, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र है, कोई मतलब अदर स्टेट के पर्सन आएंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें से सिर्फ 700-800 जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट नहीं आता है। तो इसमें यही बताया गया है कि गहरी व्यवस्था है और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं, अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन जो पुलिस सर्विस होती है आईपीएस जिसे आप कहते हैं के जो अधिकारी होते हैं, क्या होता है कि केंद्र सरकार का नियंत्रण इनमें होता है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो चाहे वो आईपीएस हो, इन पे नियंत्रण किसका होता है तो आपकी सेंटर गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि ये कहाँ से चुन के जाते हैं, यहाँ जो नियुक्त होते हैं ये, ठीक है, तो चुने नहीं जाते हैं, ये सेलेक्ट होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि हम और आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन है यहाँ पे, इसका क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद पूरी उसकी प्रोसेस होती है कि प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपकी काबिलियत पे आपको क्या किया जा रहा है वहाँ पे चुना जा रहा है। आपके किसी भी शारीरिक क्षमता को देख के नहीं चुना जा रहा है कि आप बहुत अच्छे खासे दिखने में हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जी नहीं। वहाँ पे आपका ब्रेन का खेल होता है कि क्योंकि बहुत से हैंडीकैप भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें से बस ये याद रखनी है कि ये दोनों ही जो भी हैं यानी कि यूपीएससी जितने भी आपको देता है, बहुत सारे इसमें यूपीएससी मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कोई आपको यदि मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कोई सर्विस है, ठीक है। ये एक संस्था है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और इसके थ्रू आप कई सारे जॉब पा सकते हैं। तो रैंक के हिसाब से होता है कि हमें आईएएस मिलेगा या आईपीएस मिलेगा या आईएफएस मिलेगा, एनडीए का एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जो कराती है यूपीएससी कंडक्ट। स्टेट में देखें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यहाँ पे ये संस्थाएं हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसे ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत आते हैं तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। तो इससे तो आप बिल्कुल भी निष्फिक्र रहें कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं कि आपको वो हटा दे या आपको सेवानिवृत्त कर दे या आपको आपके ऊपर कोई आरोप लगा सके। ये राज्य के पास अधिकार नहीं होते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम है उसके खिलाफ यदि राज्य सरकार चाह रही है कि ये मतलब हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं तो इन्हें हम पद से हटा देंगे, तो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं हमारा। उनके पास ये अधिकार नहीं कि वो हमें यहाँ से या कि पूरे पोस्ट से ही हमें खारिज करवा दें, ये उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी जॉब की सिक्योरिटी रखें कि ये तो कम से कम है कि हमारी जॉब नहीं जाने वाली है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद हैं
यहाँ पे 33 और जो 34 है, संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में क्या होता है, सैनिक शासन यानी कि मार्शल लॉ, आपने कई बार सुना होगा मार्शल लॉ के बारे में, लागू हो जाए और उसे हम सैनिक शासन भी कहते हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। ये प्रावधान क्या होता है कि संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनी जायज करार दे सके, और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। और इससे क्या होता है कि कभी कभी जनता और राज्य या जो कि आपके सशस्त्र बल होते हैं तो उनमें आपसी तनाव भी हो जाता है। ठीक है, कि आप मार्शल लॉ लगा देते हैं तो इसमें से कहीं ना कहीं फिर जनता के बीच में और सैनिकों के बीच में थोड़ा बहुत टकराव की स्थितियां देखने को मिलती है। उसके बाद आता है भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। होता कैसे इसमें तनाव, थोड़ा सा इसके बारे में यदि हम देखें, यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले ही हमने पढ़ा कि संविधान ने क्या किया कि केंद्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऊपर अभी वही देख रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार को शक्तियाँ मिली हुई हैं। और यद्यपि क्या होता है कि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति देता है। और एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब क्या होता है, यह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और यानी कि अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति तथा भूमिका की मांग उठाई जाए। और इसी कारण क्या होता है कि राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों में ने क्या किया कि ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई, और इससे क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवाद का जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो इसका निपटारा कौन करता है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही केस जाएगा ये, फिर हाई कोर्ट के वो बस में नहीं होता। ठीक है, हाई कोर्ट के पास राज्य और केंद्र का विवाद हुआ यदि तो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर वो केस जाता कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और वही उसका निपटान करती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यदि हम देखें कि केंद्र और राज्य यानी कि जो केंद्र है आपका राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान कौन करती है, आपकी न्यायपालिका करती है। लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक मसला है और इसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। यहाँ पे यानी कि ये जो स्वायत्तता की बात होती है तो आपसी बातचीत द्वारा, और नहीं बने तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं। अब क्या आता है यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मात्र ये क्या है कि एक फ्रेमवर्क या ढांचा है और इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविक यानी कि जो उसकी यथार्थता होती है उनके द्वारा की गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मकान है, एक दस्तावेज है ये पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, तो एक इसकी पूरी बुक है। ठीक है, तो इसमें से यही बताया गया है कि ना तो हम यहाँ पे ईंट लगाते ना गारा लगाते कि इसको बनाने के लिए एक खूबसूरत सा गढ़ने के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा। ये खूबसूरत तभी होगा जब उसमें लिखी गई बातें यहाँ पे यथार्थता में दिखाई देंगी, यानी कि रियलिटी उनकी जो बातें लिखी गई हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि सिर्फ लिखा नहीं गया, जो लिखा गया है उसका यहाँ पे पालन भी किया जा रहा है। तब तो यहाँ पे क्या होगा कि समझ में आएगा कि हाँ, जो संविधान बनाया गया है हमारा, लिखा गया है संविधान, तो उसकी कहीं ना कहीं जीवंतता आज भी बनी हुई है। और क्या हुआ कि भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रियाओं की जो राजनीतिक प्रक्रिया है इनकी परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा। और 1950 तक 1950 और 1960 यानी कि 1950 तथा 1960 के दशक से क्या हुआ कि प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। और इस दौरान क्या होता है आपका कि केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था, हर जगह पे कांग्रेस का उस समय वर्चस्व था। हालांकि ऐसा नहीं कि पार्टियां नहीं थी, छोटी छोटी पार्टियां थी जहाँ के उनका कोई अस्तित्व ना के बराबर था, कहीं कहीं पे उनका अस्तित्व था। बाकी पूरे देश में कांग्रेस का ही पावर चलता था, चाहे वो राज्य में हो, राज्य में भी हर एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में भी हर एक उसमें किसकी थी, कांग्रेस की ही सरकार चल रही थी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि 1950-60 में कुछ ऐसा ही दौर देखने को मिलता था। और क्या हुआ कि नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे, क्योंकि विपक्ष का तो कोई था नहीं और राज्यों की आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकें। और इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बधी थी। 1960 में क्या हुआ कि 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों ने क्या किया कि विरोधी दल सत्ता में आ गए। और इससे क्या हुआ कि राज्यों की ओर ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग मतलब बलवती गई, यानी कि कुछ ज़्यादा ही इसमें बलपूर्वक ये लोग मांग करने लगे, क्योंकि तब विपक्षी पार्टी आ चुकी थी। ठीक है, पहले तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे उसी पार्टी के हर जगह पे थे, लेकिन बाद में जब विपक्षी पार्टी आती है तो मांगने के लिए कहीं ना कहीं वो आगे आती है। और क्या होता है कि इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। अतः क्या हुआ कि राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की जो बात थी वो पहले जैसी आसान अब नहीं रही, क्योंकि पहले आपके ही भाई रहते थे, लेकिन अब तो दूसरे भाई साहब आ चुके हैं। ठीक है, जिनकी आपकी जो भी चापलूसियां थी वो उन्हें समझ में आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार की बात करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं तो कहीं न कहीं दोनों में ही टकराव की स्थितियाँ बनती हैं। और इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में क्या होता है कि संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। और आखिरकार 1950 के दशक में क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो कुछ खत्म हो गया, यानी कि कहीं न कहीं कम होने लगा। 1990, ठीक है, 1950 से लेकर 1990 तक की घटना का पूरा यदि जिक्र किया जाए तो यहाँ पे इतना आसान भी नहीं था कांग्रेस सरकार को हटाना, जो कि आज बीजेपी बिल्कुल मतलब भारी मतों से विजयी होती है। तो पहले कांग्रेस भी ऐसे ही हर जगह पे उसका ही दबदबा रहता था। ठीक है, तो उसमें से क्या किया गया कि उनके वर्चस्व में धीरे धीरे कमी आई। और हमने केंद्र के गठ यानी कि जो केंद्र आपकी थी वहाँ पे गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। और इससे क्या हुआ कि राज्यों की राजनीतिक कद बढ़ा और विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। और इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्वायत्तता की बात की कुछ पावर तो हमारे पास भी होनी चाहिए। वित्तीय पावर हमने दे दिया, अब बात की जाती कि स्टेट ऐसा करता ही नहीं, स्टेट के पास उतना पैसा ही नहीं कि स्टेट जितना डेवलपमेंट अपने स्टेट में करे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि कब हमें वो अपना बजट पेश करे, वो हमें अपना कुछ हमारे इधर का भी निकाल के दे कि इस स्टेट को कितना देना है, तो फिर हम आगे की बात करें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें अपनी स्वायत्तता की मांग करना भी जायज़ था कि हमें भी कुछ ऐसे दिए जाएं अधिकार, कुछ ऐसे टैक्सेस वगैरह हों जो कि हम वसूल कर सकें। यानी सारे टैक्स आपको जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें तो हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स हों जो कि स्टेट के पास ही रखे जाएं, ताकि उनसे जो भी आय हो, क्योंकि ज़्यादातर अपनी सरकार को आय कहाँ से होती है, तो आय टैक्स के द्वारा ही होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो इसमें से उनकी मांग जो थी इसी के लिए थी और इसी वजह से आज भी वो विवाद है। और जहाँ पे विपक्षी है, यानी कि सेंटर में अलग की सरकार, स्टेट में अलग की सरकार, तो वहाँ पे तो विवाद की स्थितियाँ हमेशा बनी रहती है। आप ममता बनर्जी जी की बात सुने और योगी जी की, सॉरी, मोदी जी की, तो काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोल में रहते हैं, यानी कि इनका विवाद जो है वो चलता रहता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे दूसरी की सरकार है, तो इसमें से समस्या होती रहती है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है एंड आई होप कि आज आपको ये सारा मैटर भी समझ में आया होगा कि ऐसा होता क्यों है। अब आता है यहाँ पे स्वायत्तता की मांग क्या है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे कि ये पूरा क्या सिस्टम है, क्या कहना चाहता है, यहाँ पे स्टेट क्या चाहता है, वो सारी बात हम लोग करेंगे। बस जो जितने भी आर्टिकल हैं, आज का होमवर्क है कि आपको उसे पूरे के पूरे आर्टिकल रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि रिवाइज कर लेंगे तो बेहतर होगा।